नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों। इन जानकारियों की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो डीएडीआर बढ़ोतरी के फॉर्मूले को लेकर के, उसको बदलने को लेकर के एक बड़ी मांग उठी है, जिसके साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे जो सर्विस के दौरान फौजियों को मिलता है, जवानों को 5200 रुपए, एमएनएस को 10,800 और अधिकारियों को 15,500 रुपए, अब उसके भी फॉर्मूले में बदलाव की मांग उठी है दोस्तों। उसको इस तरीके से फिक्स्ड पेमेंट से बदल करके बेसिक पे का 25% हिस्सा उसमें दिया जाए, ऐसी मांग उठाई गई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बेशक मार्च के महीने का पेंशन हमें मार्च के महीने में ना मिले, देरी से मिले, लेकिन मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होने की वजह से एरियर का भुगतान लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। अब वित्तीय विषयों को लेकर के बड़े फैसले लेने में पे कमीशन को शायद आसानी हो, शायद अब पे कमीशन की गाड़ी पटरी पर और थोड़ा तेज से दौड़ने लगे। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सरकार का रुख नरम पड़ा है। एक विषय को लेकर के पूर्व सैनिक से वित्त मंत्री जी ने वादा किया है। जी हां, इसको लेकर भी आगे आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, स्पर्श से मार्च की पेंशन में होगी देरी, मगर स्पर्श से मार्च के महीने में लगातार एरियर का भुगतान जारी है। दोस्तों, मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होने की वजह से मार्च महीने का पेंशन हमें अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में मिलने के पूरे चांसेस हैं। चाहे आप स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हो, चाहे आप सीपीपीसी से ही पेंशन क्यों ना ले रहे हो, जितने भी पेंशनर हैं उनको मार्च महीने का पेंशन अप्रैल के पहले हफ्ते में मिलता है। लेकिन साथ ही साथ मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग महीना होने की वजह से जितने भी पेंडिंग केसेस थे उनको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और मार्च के महीने में ज्यादा से ज्यादा एरियर्स का भुगतान चल रहा है। जी हां, आप ये साइड में जो मैसेजेस देख पा रहे हैं, ये वही मैसेजेस हैं जिनमें पेंशनर्स को उनके जो केस लंबित थे, जो प्रोग्रेस में थे केस, उनको क्लियर करते हुए भुगतान किए गए हैं। ये आप अभी भुगतान वाले मैसेजेस देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो पेंशनर्स ने भुगतान को लेकर मार्च महीने को के एरियर के भुगतान को लेकर जो वीडियो संदेश मुझे भेजे हैं, बहुत सारे वीडियो संदेश हैं दोस्तों। इनमें से कुछ वीडियो संदेश आपको उनके छोटे छोटे पोर्शन आपको दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए। मैं यहाँ से हवलदार सिद्धप्पा कनगार बोल रहा हूँ सर। मैं पेंशन के 4 साल हो गया। अब मैं सैनिक पाठशाला से गाइडेंस लेके एमएससीपी हवलदार का लमसम अमाउंट आ गया सर। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सैनिक पाठशाला देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है और OROP 3 का जो रिवीजन होना था वो उनकी पेंशन में नहीं हुआ था। तो इस पूरे समय में लगभग जनवरी 2025 से लेकर और मार्च 2026 तक 13 मार्च 2026 को पूरी पेंशन रिवाइज हुई और पूरा एरियर बैंक अकाउंट में आ गया। पूरा एरियर जो मुझे मिला है वो तकरीबन 6.5 लाख से भी ज़्यादा है। मेरे पास से 1 रुपया भी नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ सर की गाइडेंस लगी। सर गाइड करते रहे कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, मैं बिल्कुल सर के कहने के हिसाब से करता रहा। जय हिंद सर। मैं नायक वेद प्रकाश सिंह 24 साल 11 दिन सर्विस करके पेंशन आया था और 11 मार्च 2026 को मेरा एरियर आया था। 1,72,059 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। मैं सैनिक पाठशाला के साहब को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब ऐसी जानकारी को देख करके बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं, मुझे तो नहीं मिला, मेरे खाते में तो एरियर नहीं आया। सर, खाते में एरियर उनको आएगा जिनका केस प्रोग्रेस में है, जिनको एमएससीपी मिलना है, जिनको कोई एरियर मिलना है, जिनको कोई सर्कुलर का भुगतान नहीं हुआ है और उन्होंने सैनिक पाठशाला से जुड़ करके कार्रवाई करा रखी है, जिनका केस प्रोग्रेस में है, उनका निपटारा होने के बाद एरियर मिलता है। ऐसा नहीं कि सबको मिल जाता है, लेकिन जिनको लागू है उनको सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जरूर मिलता है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। डीए बढ़ोतरी का फॉर्मूला बदलने की मांग के साथ
25% एक्स्ट्रा पेमेंट मिले एमएसपी की जगह। AIDEF की ये मांग है दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक जानकारी दे दूं, आज आखिरी दिन है। अगर आपने 8वें पे कमीशन के लिए पूछे गए 18 सवालों का जवाब नहीं दिया है तो आज आखिरी दिन है, जवाब प्लीज मेहरबानी करके दे दीजिए, क्योंकि 18 सवाल पूछे गए हैं। एक खाका बनाया जा रहा है कि किस तरीके का जो है कर्मचारी और पेंशनर्स पे कमीशन चाहते हैं। इन जवाबों से वो पता चलेगा जवाब कैसे दिया जाता है। उसका लाइव वीडियो भी मैंने सैनिक पाठशाला में अपलोड किया था कि कैसे आपने कहां जाकर के 18 सवालों का जवाब देना है। तो अभी तक आपने नहीं दिया है तो आज भी समय है, आज आखिरी तारीख है, जवाब जरूर दें दोस्तों। चलिए अब ये जो मसला है AIDEF ने जो मांग की है उसको लेकर के एक रिपोर्ट है, चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं 8 पे कमीशन DA कैलकुलेशन, व्हाई डिफेंस एम्प्लॉय बॉडी वांट्स टू चेंज द वे ऑफ डियरनेस अलाउंस इज डिसाइडेड। देखिए अब यहां पर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से यह मांग की गई है कि जो DADR का फॉर्मूला है उसको बदला जाए। दोस्तों आप सबको पता है कि पिछले 10 सालों में जो DADR की बढ़ोतरी हुई है वो बहुत कम हुई है, क्योंकि 2006 से लेकर अगर हम 2015 तक देखें तो DADR 125% तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी 2016 से 2026 तक जो DA बढ़ा है वो केवल 60% तक ही पहुंच रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला है DADR बढ़ोतरी का उसकी भी जो है एक भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं अब उसी को बदलने की ये मांग है, आप यहां देख पा रहे हैं। और ये मांग उठाई है दोस्तों ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने, जो आज के डेट में DADR AICPI के इंडेक्स के बेस पर मिलता है। अब उसको बदलने की मांग की गई है। अब उसको बदल करके जो रियल टाइम महंगाई होता है, जो बाजार में एक्चुअल महंगाई होता है, बाजार से आंकड़ा लिया जाए और उस आंकड़े के बेस पर DADR को तय किया जाए, ऐसी मांग की गई है दोस्तों। और उसी तरीके की मांग आप यहां पर देख पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ 18 सवालों के भी जवाब देते हुए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने जो अपनी मांगे रखी है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसे जो स्कीम है उनको हटाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है मिलिट्री सर्विस पे शुड बी रिप्लेस्ड विद डायनामिक रिस्क एंड रेडीनेस प्रीमियम, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे को किससे रिप्लेस किया जाए, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा प्रीमियम या एक ऐसा पेमेंट जो कि एक डायनामिक रहे, ऐसी मांग इसमें की गई है। और यहां कहा गया है दोस्तों जो पेमेंट मिलता है उस पेमेंट का 25% हिस्सा मिलिट्री सर्विस पे जैसे दिया जाए, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे जो आज के डेट में 5200 और 10,800 और 15,500 मिलता है, उसको बजाय उस तरीके से देने के बेसिक पे के साथ इंक्लूड किया जाए। यानी कि आपका मान लीजिए अगर बेसिक पे जो सर्विस के दौरान की बेसिक पे की बात हो रही है 50,000 है, तो आपको जो मिलिट्री सर्विस पे जैसा एलिमेंट मिले वो आपको उसका 25% यानी कि 12,500 मिले। तो इस तरीके की मांग यहां उठाई गई है। हालांकि इससे परिवर्तन रहेगा, यानी कि एक जैसा मिलिट्री सर्विस पे नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। जिसका ज्यादा बेसिक उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका कम बेसिक उसको कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है ये सक्सेसफुल नहीं दिखाई देता है, लेकिन हालांकि इसकी मांग हो चुकी है। चलिए इसके साथ ही साथ पुराने पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करने की मांग है। इंक्रीज इन एनुअल इंक्रीमेंट परसेंटेज, यानी कि जो एनुअल इंक्रीमेंट आज के डेट में लगता है वो 3% लगता है, यानी कि आपका जितना बेसिक है उसके ऊपर 3% लग करके अगले साल का आपका बेसिक हो जाएगा। ये सारी की सारी सर्विस के दौरान की बातें हो रही हैं, पेंशनर की बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि पेंशनर को एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगता है। तो वो जो 3% लगता है उसको 3% से बढ़ा करके अब 6% किया जाए, ऐसी मांग ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से भी रखी गई है दोस्तों। इसके साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर का कोई क्लियरली उन्होंने नहीं कहा कि फिटमेंट फैक्टर इतना ही होना चाहिए, लेकिन अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। साथ ही साथ 5 मिनिमम गारंटेड प्रमोशन होने चाहिए। इस तरीके से कुछ मांगों को लेकर 18 सवालों के जवाब भी दिए गए हैं और DADR के फॉर्मूले और MSP का फॉर्मूले को लेकर भी जो है मांग रखी गई है। तो दोस्तों 18 सवालों का अगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है तो बड़ी गलती आपने की है। आपको आज के दिन का पूरा समय है, आप जरूर जो है 18 सवालों का जवाब दें। केवल YouTube में वीडियोस देखने से या केवल YouTube में वीडियोस में कमेंट करने से नहीं चलेगा।
आपको भी आपकी भागीदारी निभानी पड़ेगी। और ये चीजें पिछले 1 महीने से लगभग 1.5 महीने से कहा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि 18 सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगली जानकारी दोस्तों, पूर्व सैनिकों के इनकम टैक्स के मामले को लेकर के सरकार का नरम रुख, मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री जी ने दिया आश्वासन। जी हां दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि अभी जो इनकम टैक्स वाला जो बजट आया था, तो उसमें जो इनकम टैक्स का पोर्शन था उसमें यह कहा गया था कि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हैं उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा। केवल जो इनवैलिड आउट हैं उनको छोड़कर बाकी सबके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन अब वित्त मंत्री जी से एक अधिकारी की मुलाकात हुई है, हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब हैं जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। ये आप उनका ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने कहा है, आई हैव गॉन एंड मीट द ऑनरेबल मिनिस्टर निर्मला जी इन पर्सन, यानी कि उन्होंने पर्सनली उनसे मुलाकात किया। She has assured me in person to be conveyed to all concerned that there is going to be no change in IT exemption on disability pension. Status quo will continue. यानी कि उन्होंने कहा है, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब ने कहा है कि मेरी मुलाकात वित्त मंत्री जी से हुई और उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि जो पहले चल रहा था, यानी कि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हैं उनको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था, तो वही चलता रहेगा। यानी कि स्टेटस को टू बी मेंटेन्ड, यानी कि जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के रुख में इस विषय को लेकर के एक नरमी दिखाई दे रही है। अगर इसका आगे नोटिफिकेशन जारी होता है तभी इस बात की पुष्टि होगी दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़े अधिकारी की हुई नियुक्ति, अब वित्तीय फैसले लेने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों अगर हम पे कमीशन का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर तो रहेंगी जो हमारी चेयरपर्सन है श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उसके नीचे वाले हायरार्की में 2 मेंबर्स हैं, उसके फिर इमीडिएट जो अधिकारी होंगे अब उनकी नियुक्ति हो गई है। उसके नीचे फिर डायरेक्टर हैं, जो अभी तक 4 डायरेक्टर्स की नियुक्ति हो गई है। तो चलिए अब ये जो नए अधिकारी जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है उनके बारे में देखते हैं और साथ ही पूरा जो स्टाफ अभी 8वें पे कमीशन में बन चुका है उसका भी ब्यौरा देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं आप सबको 8वें पे कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलूंगा, जहां जाकर के मैं पूरा टीम दिखाऊंगा, क्योंकि बड़े अधिकारी की अभी नियुक्ति हो गई है जो यहीं से पता चलता है। ये रहा 8वां पे कमीशन का पूरा वेबसाइट ये है। अब इस वेबसाइट में अगर आप यहां पर जाकर के डायरेक्टरी में देखेंगे तो यहां पर आपको पूरा दिखाई देगा। ये देखिए सबसे पहले तो ये रहे हमारे चेयरपर्सन, उसके बाद उनके जो पीपीएस हैं, कोई एक अधिकारी हैं, उनकी भी नियुक्ति हो गई है। उसके आगे जो मेंबर है, पार्ट टाइम मेंबर प्रोफेसर पुलक घोष, उसके आगे फिर मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री पंकज जैन और उनके पीपीएस हैं जो कि उनका भी नियुक्ति हो गया। अब देखिए ये अधिकारियों की पूरी सूची आप देख पा रहे हैं, जिसमें अब सबसे ऊपर के जो अधिकारी हैं यानी कि चेयरपर्सन और उसके बाद जो दो मेंबर हैं उनको छोड़ करके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति अब हो गई है, जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। देखिए श्री राजीव मिश्रा जो कि प्रिंसिपल एडवाइजर हैं और इकोनॉमिक विषय को लेकर, यानी कि इकोनॉमी से जुड़े हुए जितने भी फैसले लेने हैं वो पे कमीशन को एडवाइज करेंगे। देखिए सबसे ऊपर उनका नाम है, उसके आगे फिर 4 डायरेक्टर हैं जो आपको पहले ही नाम पता चल चुके हैं। उसके आगे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, फिर आगे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, फिर आगे सेक्शन ऑफिसर हैं। तो इतना बड़ा टीम अभी तक 8वां पे कमीशन का बन चुका है, फिर भी अभी भी अपॉइंटमेंट जारी है। 8वां पे कमीशन को लेकर फिलहाल जो प्रोग्रेस हुई है दोस्तों कि 18 सवालों का जवाब फिलहाल तक दिया जाने का क्रम चल रहा है। अब आगे जो ज्ञापन सौंपना है उसका भी क्रम शुरू हो चुका है। आप भी अपना ज्ञापन जरूर प्रस्तुत कीजिएगा, जिसको आपने भी ऑनलाइन सबमिट करना है। कैसे करना है वो आगे आने वाले समय में मैं जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।